आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में भी हमने एक तो कृषि, एक करों के प्रकार, किसानों के प्रकार और राजस्व प्रणाली से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका अध्ययन हमने किया है। राजस्व प्रणाली में भी हमने बटाई प्रणाली की चर्चा की, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, जाब्ती प्रणाली की भी हमने चर्चा की। इसी दौरान या इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त। आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त जो 1580 में लागू किया गया था। यद्यपि ये प्रारंभ में संपूर्ण भारत में लागू नहीं था, इसे प्रारंभ में 8 प्रांतों में ही लागू किया गया था। और जो टोडरमल बंदोबस्त है या दहसाला ए बंदोबस्त है, इसमें जो कर का जो भुगतान था वो नकद के रूप में किया जाता था, इसलिए इसे नकदी प्रणाली भी कहा जाता है। इसे नकदी प्रणाली भी कहा जाता है। इसके तहत जो कर की दर है वो 1/3 भाग निर्धारित की गई थी। यानी पिछले 10 वर्षों के फसलों के उत्पादन के आधार पर कर की जो दर है वो 1/3 भाग निर्धारित की गई। और इसमें क्षेत्रफल की जो इकाई है वो बीघा को माना गया था। क्षेत्रफल की इकाई बीघा को माना गया। और यह एक तरीके से रैयतवाड़ी प्रणाली थी जो अंग्रेजों के समय प्रचलित होगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था उसी का ही एक रूप है, क्योंकि किसानों का सीधा राज्य से संपर्क रहता था और किसान सीधे राज्य को ही कर अदा करते थे। लेकिन इस प्रणाली की एक विशेषता थी, यानी फसल खराब हो जाती थी तो राजस्व वसूली में कुछ छूट प्रदान की जाती थी। फसल खराबी के दौरान राजस्व वसूली में छूट प्रदान की जाती थी। इसी के तहत इस प्रणाली में किसानों को अपनी भूमि के पट्टे दिए जाते थे। भूमि के पट्टे भी दिए जाते थे। और प्रारंभ में जो भूमि की नाप है वो गज ए सिकंदरी के माध्यम से हुआ करती थी, जो 39 अंगुल का था। लेकिन अकबर ने इसके स्थान पर गज ए इलाही का प्रचलन किया जो 41 अंगुल का था। 41 गज ए सिकंदरी 39 अंगुल का और ये 41 अंगुल का। तो आइए अब मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं आईने दहसाला अथवा टोडरमल बंदोबस्त। आईने दहसाला अथवा टोडरमल बंदोबस्त। तो देखिए, आईने दहसाला और इसी को कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त। आईन ए दहसाला और इसी का एक नाम है टोडरमल बंदोबस्त। और ये 1580 ईस्वी में लागू किया गया था। आईने दहसाला अथवा टोडरमल बंदोबस्त जिसे 1580 ईस्वी में लागू किया गया। तो इसमें टोडरमल का जो मुख्य सहयोगी था, मुख्य सहायक था, वो था ख्वाजा शाह मंसूर। ख्वाजा शाह मंसूर, ख्वाजा शाह मंसूर टोडरमल का मुख्य सहायक था। ख्वाजा शाह मंसूर टोडरमल का मुख्य सहायक था। इसे नकदी प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि कर की अदायगी नगद रूप में होती थी। नकदी प्रणाली, इसे क्या कहा गया? नकदी प्रणाली, क्योंकि कर की अदायगी नगद रूप में होती थी। नकद रूप में होती थी। ये जाब्ती प्रणाली से विकसित हुई थी, ध्यान रखना है, ये जाब्ती प्रणाली से ही विकसित हुई। जाब्ती प्रणाली से विकसित हुई। और यह एक तरीके से रैयतवाड़ी प्रणाली थी, यानी
किसान सीधे राज्य को कर देते थे। यह एक प्रकार से रैयतवाड़ी प्रणाली थी, यानी किसान सीधे राज्य को कर देते थे, यानी यहाँ बिचौलिए की भूमिका नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसानों का राज्य से प्रत्यक्ष संपर्क रहता था। किसानों का राज्य से प्रत्यक्ष संपर्क रहता था। इसमें किसानों का राज्य से प्रत्यक्ष संपर्क रहता था और इसमें बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना गया। बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना गया। इस बंदोबस्त में बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना गया और इसमें पिछले 10 वर्षों के फसलों के उत्पादन के आधार पर लगान दर 1/3 भाग निर्धारित की गई थी। पिछले 10 वर्षों के फसलों के उत्पादन के आधार पर पिछले 10 वर्षों के फसलों के उत्पादन के आधार पर लगान दर 1/3 भाग निर्धारित किया गया। 1/3 भाग निर्धारित किया गया, यानी पिछले 10 वर्षों के फसलों के उत्पादन के आधार पर किस प्रकार का उत्पादन हुआ है, उस आधार पर लगान दर कितने निर्धारित की गई, 1/3 भाग। इसी प्रकार कृषकों को अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था भी थी। किसानों को अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था भी थी। इसमें किसानों को अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था भी थी और फसल खराबी के दौरान राजस्व वसूली में छूट दी जाती थी। फसल खराबी के दौरान या फसल खराब हो जाने के दौरान राजस्व वसूली में छूट दी जाती थी। फसल खराब हो जाती थी तो राजस्व वसूली में कुछ छूट दे दी जाती थी। इसी प्रकार किसानों को भूमि के पट्टे दिए गए। इसी के तहत किसानों को भूमि के पट्टे दिए गए और हमने चर्चा की थी कि अकबर ने तनब यानी रस्सी के स्थान पर जरीब का प्रयोग शुरू किया था। इसमें लोहे के छल्ले लगे होते थे, तो अकबर ने तनब के स्थान पर तनब यानी रस्सी के स्थान पर जरीब का प्रयोग शुरू करवाया। प्रारंभ में जो भूमि का माप है, भूमि मापने का जो कार्य है वो गज ए सिकंदरी से होता था, लेकिन अकबर ने उसके स्थान पर गज ए इलाही का प्रचलन किया। तो अकबर ने गज ए सिकंदरी ये 39 अंगुल का है। 39 अंगुल के स्थान पर
गज ए इलाही ये 41 अंगुल का प्रचलन किया। तो एक बार दोबारा देखिए, हम आईने दहसाला अथवा टोडरमल बंदोबस्त की बात कर रहे हैं 1580। इसमें जो मुख्य सहायक था टोडरमल का वो कौन था? ख्वाजा शाह मंसूर। टोडरमल का मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इसे नकदी प्रणाली भी कहा गया क्योंकि कर की जो अदायगी है वो नगद रूप में की जाती थी और इसका जो विकास है वो जाब्ती प्रणाली से हुआ है। यह एक प्रकार से रैयतवाड़ी प्रणाली थी, यानी किसान सीधे राज्य को कर देते थे। किसानों का राज्य से प्रत्यक्ष संपर्क था, इस प्रकार हम कह सकते हैं किसानों का राज्य से प्रत्यक्ष संपर्क था। इसमें बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना गया। पिछले 10 वर्षों के फसलों के उत्पादन के आधार पर जो लगान दर थी वो कितनी निर्धारित की गई? 1/3 भाग। लगान दर 1/3 भाग निर्धारित की गई। किसानों को अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था भी थी। फसल खराब हो जाने पर राजस्व वसूली में छूट दी जाती थी। किसानों को भूमि के पट्टे दिए गए। अकबर ने तनब के स्थान पर जरीब, जिसमें लोहे के छल्ले लगे होते थे, और अकबर ने गज ए सिकंदरी के स्थान पर गज ए इलाही का प्रचलन किया। तो गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का जो अनुपात है 39:41 हो गया, क्योंकि गज ए सिकंदरी 39 अंगुल का है और गज ए इलाही 41 अंगुल का है। कितने अंगुल का? 41। तो आईने दहसाला अथवा टोडरमल बंदोबस्त अथवा नकदी प्रणाली, इसकी शुरुआत 1580 में टोडरमल के द्वारा की गई। ये अकबर के वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। यद्यपि जो अकबर के 9 रत्न हैं उनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो टोडरमल बंदोबस्त है इस संपूर्ण राज्य में लागू नहीं था। प्रारंभ में इसे 8 प्रांतों में लागू किया गया था और जहांगीर के समय से बंगाल में लागू किया गया। जहांगीर के समय से बंगाल में लागू किया गया। तो जो आईने दहसाला है, एक तो ये संपूर्ण राज्य में लागू नहीं था, इसे संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया। ये संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया था। प्रारंभ में इसे 8 प्रांतों में लागू किया गया था। प्रारंभ में इसे कितने प्रांतों में लागू किया गया था? 8 प्रांतों में। देखिए कौन कौन से 8 प्रांत हैं? दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, मालवा, अजमेर, लाहौर और मुल्तान। तो ये जो दहसाला बंदोबस्त है इस संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया था। प्रारंभ में इसे दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, मालवा, अजमेर, लाहौर और मुल्तान में लागू किया गया। जहांगीर के समय इसे बंगाल में लागू किया गया। तो जहांगीर के समय बंगाल में लागू किया गया। जहांगीर के समय बंगाल में इसे लागू किया गया। जहांगीर के समय से बंगाल में लागू किया गया था। इसके बाद एक शब्द आता है दस्तूर उल अमल। दस्तूर उल अमल। अबुल फजल के अनुसार प्रति बीघा राजस्व दर को अबुल फजल ने प्रति बीघा राजस्व दर को
दस्तूर उल अमल कहा। अमल कहा। यद्यपि जहांगीर के समय मुख्य रूप से जाब्ती प्रणाली ही प्रचलित थी, ध्यान रखना है, जहांगीर के समय मुख्यतः जाब्ती प्रणाली ही प्रचलित थी। जहांगीर के समय मुख्य रूप से कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? जाब्ती प्रणाली। इसी प्रकार अकबर के समय भू राजस्व की दर 33% थी। अकबर के समय भू राजस्व की दर, एक शब्द और लिख लो, जैसे एक शब्द आता है रे, फसलों की श्रेणी, फसलों की श्रेणी को रे कहा गया। फसलों की श्रेणी को क्या कहा गया? रे। अकबर के समय लगान दर 33% थी। अकबर के समय जो लगान दर है वो कितना थी? 33%। लेकिन अकबर ने मालवा और राजस्थान में लगान जो दर है अकबर के समय मालवा राजस्थान में 25% थी। तो अकबर के समय की ही बात करें, मालवा व राजस्थान में 25% थी, और अकबर के समय कश्मीर में जो कर की दर थी वो थी 50%। अकबर सामान्य कर की दर कितनी है? 33%। मालवा व राजस्थान में 25%, और कश्मीर में कितनी थी? 50%। शाहजहाँ के समय 50% थी। शाहजहाँ के समय 50%। लेकिन शाहजहाँ ने दक्कन में अकाल के समय 1/11 भाग जो लगान था वो माफ़ कर दिया था। शाहजहाँ ने, हमने बात भी की थी, नहर का भी निर्माण करवाया था, नहर ए फैज का निर्माण भी करवाया था शाहजहाँ ने दक्कन में अकाल के दौरान 1/11 भाग लगान माफ़ कर दिया था, माफ़ कर दिया था। लेकिन अगर हम सर्वाधिक भू राजस्व की बात करें, मुगल काल में सर्वाधिक भू राजस्व औरंगजेब के समय थी। सर्वाधिक भू राजस्व मुगल काल में सर्वाधिक भू राजस्व किसके समय था? औरंगजेब के समय था। औरंगजेब के समय सर्वाधिक भू राजस्व किसके समय वसूला गया? औरंगजेब के समय वसूला गया था, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक व्यक्ति आते हैं मुर्शीद कुली खां, जिसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है, जिसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुर्शीद कुली खां। ये शाहजहाँ के समय था, शाहजहाँ के समय। तो देखिए, एक तो इसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है, दक्कन का टोडरमल, इसे किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का टोडरमल। क्योंकि इसने क्या किया था? इसने टोडरमल और मलिक अंबर की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व जो दर थी, उसके आधार पर दक्कन में राजस्व प्रणाली में सुधार किया था। तो इसने टोडरमल व मलिक अंबर की भू राजस्व प्रणाली के आधार पर दक्कन में भू राजस्व सुधार किए थे। भू राजस्व
सुधार किए, या दक्कन की लगान दर निर्धारित की, इसीलिए इसे दक्कन का टोडरमल भी कहा जाता है। ये शाहजहाँ के समय था, मुर्शीद कुली खां जिसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। तो आईने दहसालाई संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया। प्रारंभ में ये 8 प्रांतों में लागू किया गया था, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, मालवा, अजमेर, लाहौर और मुल्तान। जहांगीर के समय से कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। जहांगीर के समय बंगाल में दस्तूर उल अमल यानी अबुल फजल ने प्रति बीघा राजस्व दर को दस्तूर उल अमल कहा। जहांगीर के समय मुख्य रूप से जाब्ती प्रणाली ही प्रचलित थी और फसलों की श्रेणी को क्या कहा गया? रे कहा गया। फसलों की श्रेणी को रे कहा गया था। अकबर के समय लगान दर 33%, मालवा व राजस्थान में 25% और कश्मीर में 50%। कश्मीर में लेकिन एवरेज के रूप में कितना है? 33%। शाहजहाँ के समय लगान दर 50% थी। शाहजहाँ ने दक्कन में जब अकाल पड़ा था तो लगान दर में 1/11 भाग की छूट दे दी थी, माफ कर दिया था। लेकिन सर्वाधिक भू राजस्व था वो किसके समय था? औरंगजेब के समय। और मुर्शीद कुली खां जिसे दक्कन का टोडरमल भी कहा जाता है। तो ये था आपका आईने दहसाला अथवा टोडरमल बंदोबस्त। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुगल काल में कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे। मुगल काल में कौन कौन से उद्योग धंधे? यद्यपि हम सामान्य बात करें तो उद्योगों में प्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र निर्माण था। प्रमुख उद्योग वस्त्र निर्माण था। 17वीं शताब्दी में विदेशों में निर्यात की प्रमुख मद या प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र थी। सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो वस्त्र का होता था। तो उद्योग धंधों में कौन कौन से उद्योग कहाँ प्रचलित थे? जैसे हमने बात की थी, जो नील उद्योग है ये मुख्य रूप से बयाना और सरखेज में प्रचलित था। तांबा सुकेत मंडी के लिए प्रसिद्ध था। और इसी प्रकार उद्योग धंधों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका हम बात करते हैं। केली को किसे कहा जाता है? पटोला किसे कहा जाता है? जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी उद्योग स्थापित करवाया था। और ढाका की जो मलमल है उसे गंगा जल शबनम के नाम से जाना जाता था। तो कई विशेषताएं हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में अगला जो बिंदु है अपना वो है उद्योग धंधे। अगला जो पार्ट है वो है मुगल काल में उद्योग धंधे। मुगल काल में प्रचलित उद्योग धंधे कौन कौन से थे? तो उद्योग धंधों की यदि हम बात करें, सबसे पहले जो मुगल कारखाना विभाग का प्रमुख होता था उसे मीर ए सामा कहा गया। कारखाना विभाग का प्रमुख, तो कारखाना विभाग का जो प्रमुख है उसे मीर ए सामा कहा गया। जैसे हम 2-3 सामान्य बिंदु हैं, इनको नोट करते हैं। मीर ए सामा, मीर ए सामा, तो ये कारखाना विभाग का प्रमुख होता था। कारखाना विभाग का प्रमुख, कारखाना विभाग का प्रमुख। कारखाना विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? मीर ए सामा। एक है दीवान ए बयूतात, ये वित्तीय प्रबंधक होता था। दीवान ए बयूतात, दीवान ए बयूतात। तो ये जो दीवान ए बयूतात है ये कारखानों में वित्तीय प्रबंधक होता था। कारखानों में वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्य करता था। तो उद्योग धंधों से संबंधित दो बिंदु, एक तो मीर ए सामा ये कारखाना विभाग का प्रमुख होता था। इसी प्रकार दीवान ए बयूतात ये कारखानों में वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया करता था। इस प्रकार वस्त्र निर्माण सबसे बड़ा उद्योग था। वस्त्र निर्माण सबसे बड़ा उद्योग था। अगर पूछ लिया जाए
कि मुगल काल में सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा वस्त्र निर्माण। यानी 17वीं सदी में विदेशों को निर्यात करने वाली प्रमुख मद वस्त्र ही था। तो वस्त्र 17वीं शताब्दी में विदेशों को निर्यात होने वाली प्रमुख मद थी। 17वीं शताब्दी में विदेशों को या विदेशों में निर्यात की जाने वाली प्रमुख मद थी। प्रमुख मद क्या है? वस्त्र थी। वस्त्र प्रमुख मद थी, यानी वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था मुगल काल में। दीवान ए बयूतात ये कारखानों में वित्तीय प्रबंधक का कार्य करता था। मीर ए सामा ये कारखाना विभाग का अध्यक्ष होता था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी उद्योग स्थापित करवाया था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी उद्योग स्थापित करवाया। तो जहांगीर ने अमृतसर में, अगला बिंदु है, जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी उद्योग स्थापित करवाया। ऊनी उद्योग स्थापित करवाया। तो अमृतसर में जहांगीर के द्वारा ऊनी उद्योग स्थापित करवाया गया था। अब देखिए कुछ शब्दावलियां हैं। केलिको, केलिको, भारत में निर्मित सूती कपड़े को केलिको कहा जाता था। केलिको एक शब्द है, केलिको। तो भारत में निर्मित सूती कपड़े को, भारत में निर्मित सूती कपड़ा, भारत में निर्मित सूती जो कपड़ा है, सूती कपड़े को क्या कहा जाता था? केलिको। इसी प्रकार एक शब्द आता है पटोला। तो रेशमी वस्त्र को पटोला कहा जाता था। पटोला, पटोला, रेशमी वस्त्र को पटोला कहा जाता था। रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्रों को पटोला कहा जाता था। और रेशमी वस्त्र के जो कारखाने मुख्य रूप से दिल्ली, आगरा, ढाका, लाहौर, कश्मीर, तो जैसे हम बात करें दिल्ली, आगरा, लाहौर, ढाका और कश्मीर, मुख्य रूप से यहाँ रेशमी वस्त्र बनाने के उद्योग प्रचलित थे। तो मीर ए सामा कारखाना विभाग का प्रमुख। इसी प्रकार प्रमुख उद्योग या सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र निर्माण था। 17वीं शताब्दी में विदेशों में निर्यात की जाने वाली प्रमुख मद वस्त्र थी। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी उद्योग स्थापित करवाया। केलिको, भारत में निर्मित सूती कपड़ा। पटोला, रेशमी वस्त्रों को पटोला कहा गया। और भारत में रेशमी वस्त्र बनाने के जो कारखाने हैं, उद्योग है, कहाँ कहाँ स्थापित थे? दिल्ली, आगरा, लाहौर, ढाका और कश्मीर। जो ढाका का मलमल है उसे गंगा जल, शबनम तथा अबेरवा कहा जाता था। ढाका का जो मलमल है, ढाका का मलमल, ढाका का जो मलमल है उसे किन किन नामों से जाना जाता था? गंगाजल, शबनम, गंगाजल, शबनम, अबेरवा, अबेरवा। जो ढाका का मलमल था उसे किन किन नामों से जाना जाता था? गंगाजल, शबनम और अबेरवा। तो ये कुछ सामान्य परिचय हुआ उद्योग धंधों से संबंधित। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे। जैसे हम बात करें कपास, कपास नंबर 1 पे बात करें, कपास। कपास के जो उद्योग है वो कहाँ प्रचलित थे? बंगाल और खानदेश में। बंगाल व खानदेश। कपास के जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ प्रचलित थे? बंगाल व खानदेश। इसी प्रकार हम बात करें नील, बयाना व सरखेज,
नील, बयाना व सरखेज, बयाना व सरखेज। और सरखेज कहाँ है आपका? गुजरात में। सरखेज कहाँ है? गुजरात में। इसी प्रकार बात करें इत्र, इत्र, इत्र उद्योग कहाँ प्रचलित था? जौनपुर और गुजरात में। इत्र उद्योग जौनपुर व गुजरात में। इत्र उद्योग कहाँ कहाँ प्रचलित था? जौनपुर और गुजरात में। इसी प्रकार तांबा, तांबा के लिए सुकेत मंडी प्रसिद्ध थी, जो हिमाचल प्रदेश में है। तांबा के लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध थी? सुकेत मंडी। सुकेत मंडी जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तांबा उत्पादन के लिए सुकेत मंडी जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार यदि हम आगे बात करें, सोरा बिहार और कोरोमंडल तट से प्राप्त होता था। सोरा बिहार और कोरोमंडल, बिहार व कोरोमंडल तट। सोरा बिहार व कोरोमंडल तट। नमक की बात करें, सांबर और शमशाबाद। नमक, सांभर और शमशाबाद। शमशाबाद लाहौर में है। सांभर व शमशाबाद, और ये शमशाबाद कहाँ है आपका? लाहौर में। शमशाबाद कहाँ है? लाहौर में। इसी प्रकार कागज, कागज उद्योग कहाँ का प्रचलित था? बंगाल, गुजरात, दौलताबाद। बंगाल, गुजरात और दौलताबाद। कागज जो उद्योग है वो कहाँ प्रचलित था? बंगाल, गुजरात और दौलताबाद में। हस्तशिल्प उद्योग ये लाहौर में। हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग ये कहाँ का प्रसिद्ध था? लाहौर का। इसी प्रकार तोड़दार बंदूकें मेवाड़ और सियालकोट की। तोड़दार बंदूकें, तोड़दार बंदूकें ये मेवाड़ और सियालकोट, मेवाड़ व सियालकोट। तो कुछ उद्योग धंधे प्रचलित थे, जैसे जहाज निर्माण का उद्योग भी प्रचलित था। ध्यान रखना है, जहाज निर्माण का उद्योग भी प्रचलित था। हमने चर्चा कर ली थी, जहाज निर्माण उद्योग भी था। इसी प्रकार एक शब्द आता है गुलबदन, यानी वस्त्रों की जो रंगाई होती थी वस्त्रों की जो रंगाई होती थी उसे गुलबदन कहा जाता था। ध्यान रखना है, गुलबदन। वस्त्रों की प्रसिद्ध रंगाई को गुलबदन कहा जाता था, या प्रसिद्ध रंगाई पद्धति, प्रसिद्ध रंगाई पद्धति को क्या कहा जाता था? गुलबदन। तो उद्योग धंधों में मुख्य रूप से हम बात करें तो प्रमुख जो उद्योग है वो है वस्त्र उद्योग, और विदेशों में निर्यात होने वाला प्रमुख उद्योग भी, प्रमुख मद भी कौन सा है? वस्त्र। केलिको भारत में निर्मित सूती कपड़ा, पटोला रेशमी वस्त्रों को पटोला कहा गया, और इसके उद्योग दिल्ली, आगरा, लाहौर, ढाका, कश्मीर। ढाका का जो मलमल है उसे गंगाजल, शबनम या अबेरवा कहा जाता था। इसी प्रकार जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी उद्योग स्थापित करवाया था। कपास बंगाल व खानदेश, नील बयाना व सरखेज, इत्र जौनपुर व गुजरात, तांबा सुकेत मंडी हिमाचल प्रदेश, सुकेत मंडी हिमाचल प्रदेश। नमक सांभर व शमशाबाद, कागज उद्योग बंगाल, गुजरात, दौलताबाद। हस्तशिल्प उद्योग लाहौर में प्रचलित था। तोड़दार बंदूकें मेवाड़ व सियालकोट, तोड़दार बंदूकें कहाँ की प्रसिद्ध थी? मेवाड़ व सियालकोट। जहाज निर्माण उद्योग भी था। और गुलबदन, गुलबदन क्या था? प्रसिद्ध रंगाई पद्धति, कपड़ों पर प्रसिद्ध रंगाई पद्धति क्या कहलाती थी? गुलबदन कहलाती थी। तो ये हो गए आपके मुगलकालीन उद्योग धंधे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्यापार वाणिज्य। मुगल कालीन व्यापार वाणिज्य यानी व्यापार भारतीयों के पक्ष में था। मुगल काल में व्यापार जो था वो भारतीयों के व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। बर्नियर ने भी उल्लेख किया है कि दुनिया के हर कोने में घूमने फिरने के बाद सोना व चांदी भारत में दफन हो जाते हैं। जो सोना व चांदी का तहखाना है, सोना व चांदी का तहखाना है। मुगल काल में हुंडी, बीमा, बैंकिंग आदि विकसित वाणिज्य पद्धतियाँ प्रचलित थी। और हुंडी और ये जो हुंडी प्रणाली क्या होती थी, ये एक अल्पकालीन ऋण पत्र होता था। हुंडी प्रणाली अल्पकालीन ऋण पत्र होता था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार जो संतुलन है वो भारतीयों के पक्ष में था। और व्यापार जो वाणिज्य था या मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी, मुख्य रूप से मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में बात करें हम व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। हम सामान्य 2-3 बिंदुओं की बात करें, व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। बर्नियर के अनुसार देखिए, बर्नियर ने क्या कहा है, दुनिया के हर कोने में घूमने फिरने के बाद, दुनिया के हर कोने में घूमने फिरने के बाद सोना व चांदी भारत में दफन हो जाते हैं। भारत एक तहखाना है। भारत एक तहखाना है। तो बर्नियर ने भी ये उल्लेख किया है कि दुनिया के हर कोने में घूमने फिरने के बाद सोना व चांदी भारत में दफन हो जाते हैं और भारत एक तहखाना है, सोने और चांदी का तहखाना है। तो यहाँ मुगल काल में हुंडी, बीमा और बैंकिंग की विकसित वाणिज्य पद्धतियाँ प्रचलित थी। तो यहाँ हुंडी, हम बात करेंगे हुंडी प्रणाली क्या होती थी। हुंडी, बीमा, बैंकिंग की विकसित वाणिज्य प्रणालियाँ प्रचलित थी। बीमा, बैंकिंग, हुंडी जो प्रणाली है विकसित वाणिज्य प्रणालियां यहाँ प्रचलित थी। इसी प्रकार बीमा प्रणाली की विस्तृत चर्चा सुरजन राय भंडारी ने की है। सुरजन राय भंडारी ने
खुलासात उल तवारीख में की है। सुरजन राय भंडारी ने खुलासात उल तवारीख में की है। इनकी रचना है खुलासात उल तवारीख में की है। तो जो व्यापार संतुलन है वो भारतीयों के पक्ष में था। बर्नियर भी इसका उल्लेख करता है। और अर्थव्यवस्था मुख्यतः मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। हुंडी, बीमा, बैंकिंग की विकसित वाणिज्य प्रणाली प्रचलित थी। बीमा प्रणाली की विस्तृत जो चर्चा है वो कौन करता है? सुरजन राय भंडारी। और किस में किया है? खुलासात उल तवारीख में। इनकी रचना है खुलासात उल तवारीख। अब देखिए हुंडी प्रणाली है क्या? हुंडी प्रणाली, हुंडी के बारे में देखिए। हुंडी प्रणाली, हुंडी प्रणाली, एक तो इसका उल्लेख अबुल फजल व सुरजन राय भंडारी ने किया है। उल्लेख अबुल फजल व सुरजन राय ने किया है। इसका उल्लेख अबुल फजल और सुरजन राय ने किया। तो हुंडी प्रणाली है क्या? यह एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र था। यह एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र था। हुंडी क्या था? एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र था जिसकी विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी। जिसकी विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी। अदायगी की जाती थी। तो हुंडी प्रणाली क्या है? एक अल्पकालिक ऋण पत्र था। ये जरूर ध्यान रखना एक शब्द, ये अल्पकालिक ऋण पत्र था जिसकी विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काट करके अदायगी की जाती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी लेन देन में इसका प्रयोग करते थे। व्यापारी लोग भी लेन देन में इसका प्रयोग करते थे। इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने के लिए हुंडी का प्रयोग किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने के लिए भी हुंडी का प्रयोग करते थे। हुंडी का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग सैनिकों को वेतन देने के लिए इसका प्रयोग करता था। अमीर वर्ग सैनिकों को वेतन देते थे, इसी के माध्यम से वेतन देते थे। तो जो हुंडी है उसका उल्लेख अबुल फजल और सुरजन राय भंडारी ने किया। यह एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र होता था जिसकी विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काट करके अदायगी की जाती थी। व्यापारी लोग भी लेन देन में प्रयोग करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अमीर वर्ग सैनिकों को वेतन देते थे, इसी के माध्यम से अमीरों द्वारा सैनिकों को वेतन दिया जाता था। हुंडी के दो प्रकार प्रचलित थे। हुंडी के कितने प्रकार प्रचलित थे? दो प्रकार। एक है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी,
देखिए इसमें देखिए दर्शनी हुंडी में इसे पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता था। इसे पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता था। भुगतान कर दिया जाता था। और ये भी दो प्रकार की होती थी, साहजोग और धनी जोग। ये दो प्रकार की होती थी, साहजोग और धनी जोग। साहजोग व धनी जोग। साहजोग व धनी जोग। तो हुंडी एक दर्शनीय हुंडी है, यानी इसे पेश करते ही जो लिखित धनराशि होती थी उसका भुगतान कर दिया जाता था। हुंडी प्रणाली दो प्रकार की थी, एक तो दर्शनीय हुंडी, इसे पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता था, और एक दूसरी है मुद्दती या मियादी। मुद्दती अथवा मियादी। दूसरी जो हुंडी है उसका नाम है मुद्दती अथवा मियादी। किसी निर्दिष्ट तिथि के पश्चात भुगतान के योग्य होती थी। ये किसी निर्दिष्ट तिथि के पश्चात भुगतान के योग्य होती थी। तो दो प्रकार की हुंडियाँ थी, ये चार प्रकार की होती थी, ध्यान रखना है। ये कितने प्रकार की होती थी? चार प्रकार की। तो हुंडी प्रणाली एक लाइन में ज़रूर आप याद रख रहे हैं, ये एक अल्पकालिक ऋण पत्र होता था। यह एक अल्पकालिक ऋण पत्र होता था। ये हुंडी दो प्रकार की है, दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था, भारतीयों के पक्ष में था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। बर्नियर के अनुसार दुनिया के हर कोने में घूमने फिरने के बाद सोना चांदी भारत में दफन हो जाता है और भारत इसका एक तहखाना है। हुंडी, बीमा, बैंकिंग की विकसित वाणिज्य प्रणालियाँ प्रचलित थी। बीमा प्रणाली की जो विस्तृत चर्चा है वो सुरजन राय भंडारी ने खुलासात उल तवारीख में की है। हुंडी एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र था जिसकी विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी। व्यापारी लोग भी लेन देन में प्रयोग करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने में प्रयोग किया जाता था। अमीर वर्ग सैनिकों को इसके माध्यम से वेतन देते थे। दर्शनी हुंडी, इसे पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता था। इसके दो प्रकार थे, साहजोग और धनी जोग। साहजोग और धनी जोग। मुद्दती या मियादी, किसी निर्दिष्ट तिथि के पश्चात भुगतान के योग्य होती थी, उसे क्या कहा गया? मुद्दती या मियादी। कितने प्रकार की होती थी? चार प्रकार की। तो ये था आपका व्यापार वाणिज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक सार है। इसके अलावा हम और भी बात करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।